टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके अर्थ को भी हम समझते हुए चलेंगे, और जो पूरा का पूरा पैराग्राफ से जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। और हम साथ ही ये भी देखेंगे कि ये जो मुगल साम्राज्य चैप्टर है ये पूरे के पूरे हिस्ट्री के किस कालखंड का जो हिस्सा है वो है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों अगर आप इसी तरह के क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुगल साम्राज्य देखते हैं, इसके बारे में ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी विचार लागू किए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। यहाँ देखिए, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। मुगल जो थे वो इतने लंबे समय तक भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और बहुत भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में इनका शासन स्थापित था। ठीक है, जो कि एक समय में संभव नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने उसे संभव करके दिखाया। और ये अपने प्रशासन के ढांचे और जो विचार लागू किए, उनसे आने वाले शासक जो इनके पश्चात आए वे भी खुद को अछूते नहीं रख सके। ठीक है, आज भी जो हम देखते हैं दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री को, ठीक है, तो ये जो लाल किला है यहाँ ये मुगल लोग ही रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, मुगल कौन थे, नेक्स्ट टॉपिक है कि मुगल कौन थे। तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। मुगल दो महान शासक वंशों का वंशज थे। ठीक है, मुगल जो थे वे दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। ठीक है, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। ठीक है, परंतु मुगल अपने को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जो मुगल थे अपने को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था, यहाँ देखिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब चंगेज खान से जुड़ी हुई जो यादें थी लोगों के मन में, वो सैकड़ों लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी। मतलब बुरी यादें थी, बढ़िया स्मृतियां नहीं थी। ठीक है, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों के साथ भी थी। ठीक है, मतलब मुगलों के जो प्रतियोगी थे उजबेग, उन लोगों से भी संबंधित थी इसी तरह की स्मृतियां। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फोटो दिया गया। इस फोटो में देखिए क्या लिखा हुआ है, तैमूर और उसके उत्तराधिकारी
और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। तो यहाँ दोस्तों तैमूर है, उसके उत्तराधिकारी हैं, और मुगल सम्राट जो है उनका एक चित्र है। 1702 से 1712 का है, ठीक है। मध्य में तैमूर है, यहाँ पे आप मिडिल में जो देख रहे हैं वो तैमूर है, और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन शाह है, ठीक है। मरीन शाह ये उसके दाहिने ओर, जो क्या है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था, ठीक है। अब क्या है, और उसके बाद अबू सैद है जो बाबर के दादा हैं। यहाँ पे अबू सैद है जो बाबर के दादा हैं, और तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा है जो कि बाबर के परदादा हैं, ठीक है। उसके बाद उमर शेख बाबर के पिता हैं, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो इस तरह से ये जो लघु चित्र है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, और चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगल शासकों मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समूह में किस तरह से तस्वीर प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मुगल सैन्य अभियान। मुगलों ने किस तरह से सैन्य अभियान किया, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, आक्रमण किया, ठीक है, किस तरह से किया, किस टेक्निक का यूज किया, ठीक है, इन सभी के बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल है। तो प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। फरघाना में जब 1494 में उत्तराधिकार प्राप्त करता है तो बाबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष थी, ठीक है। मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण क्या होता है, मंगोलों की दूसरी शाखा, ठीक है, मंगोलों की दूसरी शाखा कौन थे, उज्बेक, उनके आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया का मैप, ठीक है, तो दोस्तों उस समय का इंडिया का जो मैप था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, यहाँ हम पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये काबुल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बाबर जो है वो यहाँ पे शासन करने लगता है। फरघाना से जब उसको हटा दिया जाता है उज्बेकों के द्वारा, तो फिर ये जो है 1504 के आसपास काबुल पे अटैक करता है, ठीक है, काबुल पे उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे अभी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली में भी आएगा वो। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो क्या होगा, यहाँ वो काबुल में था, ठीक है। उसके बाद 1526 में वो ये दिल्ली के क्षेत्र में इब्राहिम लोदी जो शासन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत का शासक, ठीक है, उसको हरा देता है। उसके बाद दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है बाबर, ठीक है। यहाँ लिखा है, देखिए तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? ठीक है, तो इस तरह के सभी सवालों के उत्तर हमें मिल जाएंगे इस तालिका 1 से। देखिए इस तालिका 1 में मुगल सम्राटों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, प्रमुख सैन्य घटनाओं को दिखाया गया है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सभी मुगल सम्राटों के बारे में दिया गया है, ठीक है। सबके बारे में नहीं, जो प्रमुख हैं उनके बारे में दिया गया है। तो हम शुरू से देखेंगे कि सबसे पहले किसका दिया है, तो बाबर का, ठीक है। बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता है। देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया, ठीक है। इब्राहिम लोदी कहाँ शासन कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस एरिया में शासन कर रहा था। और इस एरिया में कौन था, इस एरिया में था काबुल में बाबर। उसके बाद यहाँ घुस जाता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है, फिर दिल्ली आगरा का शासक बन जाता है। अब देखिए 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया, ठीक है। खानुआ का युद्ध में राणा सांगा को हरा देता है, राजपूत राजाओं को हरा देता है और उनके जितने समर्थक हैं उनको भी हरा देता है। उसके बाद 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को फिर हराता है और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हुमायूं। हुमायूं क्या है कि 1530 से 1540 तक शासन करता है। उसके बाद 1555 से 1556 तक शासन करता है। अब बीच में हुमायूं को एक और शासक है भारत का, शेरशाह सूरी, वो हरा देता है और बीच में वो शासन करने लगता है दिल्ली पर, ठीक है। लेकिन हुमायूं फिर आता है 1555 में, फिर हराता है शेरशाह सूरी को और फिर ये खुद शासक बन जाता है और मुगल शासन फिर से स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इस हुमायूं में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, ठीक है। शेर खान ने 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। तो 1539 में चौसा में हरा देता है और 1540 में शेरशाह सूरी इसको हरा देता है, ठीक है। इसलिए ये ईरान चला जाता है बीच में। इसलिए आप यहाँ इसका टाइम पीरियड 2 देख रहे हैं, एक 30 से 40 और एक 55 से 56, ठीक है। सेकंड क्या है, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। सफाविद के जो शासक, सफाविद शाह जो थे ईरान में, उसकी मदद ली और उसके साथ ये रहता है पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब भाग कर जाता है उस समय ये उसके साथ रहता है, उन सफाविद शाह के साथ। अब उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले ही वर्ष इमारत में दुर्घटना हो गई। ये सीढ़ी से गिरकर मर जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है, अकबर, ठीक है। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर शासन करता है, जो कि मुगल सम्राट, एक महान मुगल सम्राट कहा जाता है इसको। इसका शासन काल है 1556 से 1605, ठीक है। यहाँ लिखा है इसके बारे में कि 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर जो है वो सम्राट बना। क्या हुआ, 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर जो है वो सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अवधि जो है वो 1556 से 1570। इसके मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। दोस्तों इसका जो शासनकाल है वो ये 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना था, तो फिर बहुत ही अल्प आयु होती है तो बैरम खान के संरक्षण में ये राज करता था। लेकिन क्या हुआ कि 1556 से 1570 के बाद ये जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है अपने कर्मचारियों से। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, ठीक है। विद्रोह को दबाता है सबसे पहले तो। उसके बाद 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरह से वो अपने शासनकाल के फर्स्ट फेज 1556 से 70 में क्या क्या करता है, रणथंभौर पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद
चित्तौड़ पे भी कब्जा कर लेता है, अपने भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को भी शांत करता है, और फिर जो कर्मचारी थे जिसके अंडर में ये शासन करता था वो अब स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, जिनके संरक्षण में शासन करता था उनसे भी स्वतंत्र हो जाता है। सेकंड जो फेज है इसके शासनकाल का वो 1570 से लेके 1585 है। तो 1570 से लेके 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है, 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह जो है वो जो है इन अभियानों को और जटिल कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी अकबर की विजय होती है। और 1585 से 1605 ये अकबर के शासनकाल का लास्ट फेज माना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्यों में मिला लिया। ठीक है, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हुई। दोस्तों, अगर आप अकबर के शासनकाल के मैप को देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुगल एम्पायर जो है वो अकबर के शासनकाल का, यहाँ आप जो पीला कलर में सारा देख रहे हैं ये सारा का सारा 1605 में अकबर का एरिया है। ठीक है, साम्राज्य। इसमें ये जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है ये औरंगजेब इसको 1707 तक ऐड कर देता है। तो पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक तरह से मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेके 1627। अगर इसके बारे में पढ़ें तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो कि असफल रहे। शाहजहां 1627 से लेके 1658। ठीक है, 1627 से लेके 1658 शाहजहां का टाइम पीरियड है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के बाद उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। ठीक है, परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अंतिम जो प्रभावी शासक बनता है मुगल साम्राज्य का वो है औरंगजेब। इसके बाद उतने प्रभावी शासक नहीं बनते हैं। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया।
इसका कारण था कि इनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। पॉइंट नंबर 2 है औरंगजेब में कि अकबर के विद्रोह के बाद, जो कि इसका बेटा था राजकुमार था, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। दक्कन हम लोग अगर इंडिया में देखें तो वो नीचे है, ये देखिए डेक्कन प्लेटू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शासक के विरुद्ध 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। गोलकुंडा और बीजापुर जो है वो नीचे इसी एरिया में थे, ठीक है। तो उसको भी 1685 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, उसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों और जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इस तरह के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा औरंगजेब को। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध फिर से शुरू हो गया, ठीक है। तो अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है औरंगजेब को, ठीक है। सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है अकबर का शासनकाल 1605, देखिए ये वाला एरिया जो कलर्ड दिख रहा है ये अकबर के शासनकाल का एरिया था, ठीक है। इन सभी जगहों, ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो अकबर के साम्राज्य, अकबर के शासनकाल के समय मुगल साम्राज्य था। और औरंगजेब जब आता है तो ये जो डेक्कन प्लेटू है जो अभी यहाँ पे वाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये अहमदनगर हो गया, ये बीजापुर हो गया, ये गोलकुंडा हो गया। तो 1685 में बीजापुर को जीत लिया गया, 1687 में गोलकुंडा को भी जीत लिया गया औरंगजेब के द्वारा। और ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये लगभग पूरा का पूरा उपमहाद्वीप है, ये मुगलों के नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। यहाँ पे इस चित्र में इस मानचित्र में आपको कब कब किसको किसको जीता गया वो भी दिया गया है। जैसे चित्तौड़ को जीता गया 1568 में, रणथंभौर को 1569 में, गुजरात को 1572 में, मालवा को 1561 में, पटना को 1574 में, बंगाल को 1574 में, ठीक है। इस तरह की चीजें थी। कश्मीर को 1586 में, उसके बाद नीचे 1685 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को जीतता है कौन, औरंगजेब। उसके बाद मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो लोग थे उनमें संघर्ष होता ही रहता है शासक बनने के लिए। अब उत्तराधिकार की क्या मुगल परंपराएं थी वो देखना पड़ेगा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी, ठीक है। उत्तराधिकार का मतलब वही है, जैसे राजा होता था तो उसके बाद कौन राजा बनेगा, तो किसी को उत्तराधिकारी उसका घोषित किया जाता था, उसके बाद उसको वही राजपद मिलता था, ठीक है। तो ये उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी वो हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ लिखा है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार वाला या फिर सहदयाद वाला। सहदयाद में इन लोगों का परंपरा जो था वो ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने का नहीं था। जितने भी पुत्र होते थे उन सभी में पूरे के पूरे साम्राज्य को बांट बांट कर दे दिया जाता था, ठीक है। इस तरह की परंपरा मुगलों में थी उत्तराधिकार की।
यहाँ दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ जो है वो कछुआ की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। यहाँ मुगलों ने यहाँ के स्थानीय शासक यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी विवाह किया और वैवाहिक संबंधों वैवाहिक नीतियों से वैवाहिक संबंध बना के यहाँ शासन करने में उन्हें सुविधा हुई, ज़्यादा सुविधा हुई। और इन सभी क्षेत्रों को विजित करने पे भी इन सब का बड़ा हाथ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध किस तरह के थे। यहाँ लिखा है, तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लगभग लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। ठीक है, और उन्हें उनकी जागीरें यानी कि वतन और वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है, पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, इस तरह की चीजें भी है। औरंगजेब ने इसका अपमान किया, फिर मराठा साम्राज्य स्थापित करते हैं शिवाजी। उसके बाद फिर से युद्ध होता है और मुगल सत्ता को एक बार मराठों ने जीत भी लिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। ठीक है, तो मनसबदार कौन कहलाए? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाएं। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, मनसबदार जो थे वो अधिकारी होते थे, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो मुगलों के द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था? मनसबदार उनको कहा जाता था जिन्हें कोई मनसब या फिर कोई सरकारी हैसियत या फिर पद मिलता था, और यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद दिया जाता था, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो कौन सा मनसबदार किस पोस्ट का है ये हमको उसके पद से, उसके वेतन से और उसके सैन्य उत्तरदायित्व से पता चलता था। ठीक है, यहाँ देखिए, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। यहाँ पे क्या लिखा है? पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब ये जात क्या है? जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी अधिक बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को
दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, अब ये जात क्या होता है, तो जात की श्रेणियां थी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जात की श्रेणियां थी। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, ये पद है एक तरह से। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में ऐसे 29 मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। ठीक है, और औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 69 हो गई। ठीक है, 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए मनसबदार, यहाँ उसके साथ साथ क्या है कि जो जितने अधिक जात का होता था उसका वेतन उतना अधिक होता था, उनकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होती थी। ठीक है, और जो जिस तरह का सैनिक उत्तरदायित्व जिन मनसबदारों को मिलता था उसी तरह से उसको घुड़सवार रखने के, उसी हिसाब से उसको घुड़सवार रखने के अधिकार भी थे। ठीक है, मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे और ये सब कार्यवाही करने के बाद सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, मनसबदारों को तो भूमि मिलती थी, उन्हें क्या कहते थे, जागीर कहते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और उनको क्या कहते थे, जागीर। ये जागीर जो है दोस्तों एक तरह से दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता था उसी तरह से है, और इसमें जो मनसबदार है दिल्ली सल्तनत में इक्तेदार या फिर मुक्ति जिसको कहा जाता था उसी के सिमिलर है। ठीक है, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये जो जागीर दिया गया है मनसबदारों को वो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस था, लेकिन मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। मनसबदार जो है अपने जागीर पे नहीं रहता था और न ही उन पर प्रशासन करते थे, ये उस पर नियम कानून नहीं बनाते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। इस तरह की चीजें हैं, वो किसी और काम में रहते थे देश के अन्य भाग में, कहीं युद्ध करना हुआ या कहीं कुछ और करना हुआ तब, लेकिन उनकी जागीरों में इनके नौकर वहाँ राजस्व एकत्र करते थे और सिर्फ इनको राजस्व एकत्र करने का अधिकार था उस जागीर से। जबकि इक्ता के मालिकों को, इक्तदारों को या फिर मुक्तियों को वहां पे शासन चलाने का, प्रशासन व्यवस्था कायम करने का और भी कई सारी चीजें करने का अधिकार था। लगभग संपूर्ण एक शासक उसको कहा जा सकता है अपने इक्ता का। ठीक है, तो यहाँ पे जागीरदारों को कम अधिकार थे, मतलब मनसबदारों को कम अधिकार थे। ठीक है, अपने जागीरों पर। अब देखिए अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, तो अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व जो है वह मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई थी। ठीक है, अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। ठीक है, औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति किस तरह से बदल गई थी कि पहले तो मनसबदारों का जो वेतन है ना वो ज्यादा था, लेकिन अब जो है मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व आता था वो मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। ठीक है, मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई और जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अपने शासनकाल के अंतिम समयों में नहीं कर पाता है, जिससे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं कि ये चित्र में क्या दिया है। चित्र नंबर 5, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर है अपने सवारों के साथ। ठीक है, चित्र 6, शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए शाहजहां के शासनकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है भ्रष्टाचार को। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जब्त और जमींदार। ठीक है, तो ये जब्त और जमींदार क्या है, तो ये एक व्यवस्था था। तो कैसा व्यवस्था था वो देखिए। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे और वो था जमींदार। ठीक है, जो भी मध्यस्थ का काम करता था मुगल उसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। तो क्या हुआ, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री जो था उसका नाम टोडरमल था। तो उसने 10 साल 1570 और 1580, 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप में कर निश्चित कर दिया गया। मतलब हर फसल पे टैक्स निश्चित कर दिया कि आपको इस फसल पे इतना टैक्स देना है। ठीक है, और प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा। जैसे कि आज हम लोग का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें जो सर्कल होता है ना, सर्कल में बटा हुआ रहता है ब्लॉक। तो फिर क्या हुआ कि इसी तरह से प्रत्येक सूबे को, जो प्रांत था पूरा का पूरा, उस प्रांत को राजस्व मंडल में बांट दिया, अलग अलग राजस्व मंडल। ठीक है, और प्रत्येक की हर फसल के लिए, मतलब हर राजस्व मंडल के अंदर हर फसल के लिए अलग अलग टैक्स निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग राजस्व दर, अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। ठीक है, और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे, और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। ठीक है, तो इस तरह के किसान विद्रोह हम लोग को देखने को भी मिलते हैं 17वीं सेंचुरी के आसपास तक। ठीक है, जो अकबर के बाद का शासनकाल है जिसमें औरंगजेब शासन करता है, उसके बाद और भी कई शासक आते हैं मुगल साम्राज्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बॉक्स बना करके आपको दिया गया है अकबरनामा और आइन ए अकबरी। ठीक है, आइन ए अकबरी, तो ये क्या है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, तो अबुल फजल को वो आदेश देता है कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने इस इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम देखते हैं ना, उसी तरह से इसने भी 3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या दिया, अकबरनामा। ठीक है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। मतलब पार्ट 1 में क्या है कि पूर्वजों के अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरी जिल्द में क्या है, आइन ए अकबरी है। जो थर्ड पार्ट है उसको कहा जाता है आइन ए अकबरी। ठीक है, तो इस आइन ए अकबरी में क्या है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ठीक है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और सांस्कृतिक संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आइन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से ये जो इतिहास है अकबरनामा, वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है।
तो इसको 3 पार्ट में लिखा गया। पहला पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में वर्णन है। सेकंड पार्ट में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और जो थर्ड पार्ट है वो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, इसके राजघराने, इसके सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल आदि का ब्यौरा हमको मिलता है। यहाँ देखिए जो फोटो दिया गया है, यहाँ चित्र 7, ये है अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ठीक है, अकबर जो है अबुल फजल से अकबरनामा लेते हैं, उसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा कलर हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर की नीतियां नजदीक से एक नज़र। तो हम अकबर की नीतियों को नजदीक से एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है दोस्तों, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, और जैसे कि किसका सहयोग प्राप्त था, तो बख्शी हुआ। ठीक है, सदर हुआ, मतलब बख्शी किसको बोलेंगे, सैनिक वेतन अधिकारी। सदर किसको बोलेंगे, तो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। उसके बाद फौजदार भी था जिसको सेना नायक कहा जाता है। ठीक है, और कोतवाल जो कि नगर का पुलिस अधिकारी था। तो इस तरह के लोग भी, जो दीवान था उसका शासन, ये जो दीवान कहलाता था उसके शासन व्यवस्था बनाए रखने में सूबेदार का सहयोग करते थे। तो ये लोग सभी के सभी अफसर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव क्या था। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। ठीक है, मेहरुनिसा जो थी वो 1611 में जहांगीर से विवाह करती है और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उद्दत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ठीक है, गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो आपको ये लेख पढ़ के समझ आ गया होगा कि नूरजहां का क्या प्रभाव था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव था। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर के अभिजात जो है वो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य के कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा और ब्राह्मणों, जेसुइट पदाधिकारियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई और अकबर को रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि वह जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धताओं पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल
यह सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया और सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। ठीक है, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सके और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो दोस्तों, हर धर्म को जगह देने के लिए इसने सुलह ए कुल जैसी नीति को शुरू किया। तो ये सुलह ए कुल क्या था? तो जहाँ चर्चाएं होती थी, धार्मिक चर्चाएं, उस जगह को क्या कहा जाता था? इबादत खाना। ठीक है, अब ये सुलह ए कुल की नीति को लागू करता है। तो ये सुलह ए कुल क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं। अकबर के सुलह ए कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। इस तरह का वर्णन जहांगीर करता है अकबर के सुलह ए कुल की नीति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ लिखा है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया, विदेशी यात्री जो आए इस समय, इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो 5.6% जो लोग थे, ठीक है, जो मनसबदार थे, कुल मनसबदार, उसके 5.6% को ही 61.5% वेतन के रूप में दे दिया जाता था पैसा। ठीक है, और बाकी मनसबदारों को कम दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे और इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसलिए इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बारे में 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब जो है कमजोर पड़ रहा था मुगल साम्राज्य और स्थानीय जो क्षेत्रीय शासक थे वो उभर रहे थे और
खुद को स्वतंत्र कर दे, स्वतंत्रता से अपना शासन चला रहे थे स्थानीय क्षेत्रों पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राजा और रानियां। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप में हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया और पूर्व भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना को पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी कर से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में माना जाने लगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मिटा देंगे। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, इराक की सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी है। तो दोस्तों इस चैप्टर को हमने पूरा का पूरा रीड किया, साथ में जो हार्ड वर्ड्स थे और पैराग्राफ का जो मीनिंग था उसको भी समझने का प्रयास किया। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को इसी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट में जाकर के प्लेलिस्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में इसमें जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।